अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही से होगी। बहुत सारे मतलब साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए को अरेंज किया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए और कॉपी एंड पेन लेकर बैठिए ताकि आप क्वेश्चन को नोट कर सकें। एंड हाँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके क्लास का। ओके, चलिए तो क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं कुछ मोटिवेशन कोड के साथ। आपके लिए एक मोटिवेशन कोड। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। ठीक है, तो अपना जज्बा रखिए जीतने का। किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। लेकिन वक्त कैसे बदलेगा? तो आपके मेहनत से वक्त बदलेगा। ठीक है, अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आपका एक ना एक दिन वक्त ज़रूर बदलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम आप ये मोटिवेशन इसलिए डालते हैं ताकि आप मोटिवेट हो और पढ़ने में आपका ध्यान लगे। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। ओके बच्चों, चलो क्लास की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस को। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी जो है वो कैसा दिखता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है तो किसके लिए? निम्न के अध्ययन के लिए। आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी के उसमें मतलब किसके लिए अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा आपका आंसर? सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्न के अध्ययन के लिए। बताइए फटाफट से, किसके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? पास की वस्तु के लिए, छोटी वस्तु के लिए, छोटी तथा पास वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए। कैसी वस्तु के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयुक्त किया जाता है? फटाफट से बताइए आंसर कि क्या हो जाएगा। सभी बच्चे बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो सही होगा चाहे गलत। आप गलत भी बताएंगे तो आपको यहाँ से सही सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप कम से कम आंसर देने का कोशिश करें, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? छोटी और पास वस्तु के लिए जो है सूक्ष्मदर्शी का प्रयुक्त किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, ओके, छोटी और पास की वस्तु के लिए सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त किया जाता है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। आपको बताना है कि विद्युत मोटर जो है वो क्या परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, विभव ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए। यहाँ पे रतौंधी गलत लिखा गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का वहाँ पर चले गया है। ओके, यहाँ पर चले गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, विद्युत मोटर जो है किसको परिवर्तित करता है? बताइए फटाफट से। यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, विभव ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रयुक्त करता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ओके, अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पर है क्या रतौंधी किसके कारण होती है? ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा, रतौंधी किसके कारण होती है, यानी कि निम्न के कारण होती है। बताइएगा कि रतौंधी जो है वो किसके कारण होती है। या पहले सबसे पहला है एड्रेनलिन के अधिक स्राव से, विटामिन ए की कमी से, एक्स क्रोमोसोम द्वारा वंशानुक्रम से, या अधिक शराब पीने से। बताइए कि रतौंधी किससे होता है? तो ये सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? बताइए, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है आपका। ठीक है, क्या होता है? एनीमिया होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, क्या होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से आपका हार्ट प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम होता है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या होता है? कैंसर, कैंसर होता है, कैंसर का खतरा बढ़ता है।
ठीक है, कैंसर का खतरा बढ़ता है। फिर हड्डी में दर्द, ठीक है, और या फिर इसका कमज़ोर होना, ठीक है, ये सब क्या है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा एक एक करके सारे को। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। आपको बताना है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो किससे संबंधित है। और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से पता है ना हार्ट प्रॉब्लम भी होता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हार्ट प्रॉब्लम भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन सी से या वसा से। बताएं फटाफट से, सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे आंसर करें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो किससे संबंधित है आपका। बताइए फटाफट से, कोलेस्ट्रॉल जो है वो किससे संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वसा से संबंधित है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वसा से संबंधित है। ओके, फैट से। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट से संबंधित है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है या फिर लिया जाता है, तो क्या लिया जाता है कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए। बताइए फटाफट से। पहला है प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज, ग्लूकोज। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, विटामिन सी का, सुक्रोज का, ग्लूकोज का। बताएं फटाफट से। तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, किसका, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा के लिए। ओके, ध्यान रखें इसका। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करती। बताइए फटाफट से, किसने बोला है। आइंस्टीन ने, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, या फिर गैलीलियो का है, या न्यूटन ने कहा है। तो ये जो है बल वाला किसने बताया हुआ है कि जब तक बाहरी बल नहीं लगता है तो वो जो है, जो भी वस्तु है वो विरामावस्था में ही रहती है। तो ये न्यूटन ने बताया। सबको पता होगा कि न्यूटन ने बताया है कि जब एक पिंड जो है तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्य नहीं करता है। और आइंस्टीन ने क्या दिया, ऊर्जा और द्रव्यमान का सापेक्ष बताया है आइंस्टीन ने। ठीक है, E=mc² का जो दिया था फॉर्मूला, ये आइंस्टीन ने दिया था। और आर्किमिडीज ने फ्लोटेशन यानी कि पल्लवन का नियम दिया हुआ है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर जो है द्रव्य विचरित करती है। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, पल्लवन वाला फ्लोटेशन का। और गैलीलियो ने क्या बताया था कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और उसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर न्यूटन का पूछा तो कभी आर्किमिडीज का पूछ लेगा, कभी किसी और का। आपको बताना है कि कांच यानी कि कांसा जो है तांबा और किसका मिश्र धातु है, मिश्र धातु। बताइए किसका मिश्र धातु, कांच जो है, कांसा जो है तांबा और किसका मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से। तांबा यानी कि कांसा जो है वो तांबा और किसका मिश्र धातु, किसका बना हुआ है। पहला है निकेल, टीन, जस्ता, एल्युमिनियम। बताइए फटाफट से। कांस्य जो है यानी कि कांसा किसका बना होता है, तांबा और किसका मिश्र धातु है। तो ये क्या हो जाएगा, तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। ठीक है, कांसा जो है, कांस्य जो है ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है आपका। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपका कि रक्त समूह, किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त को स्वीकार कर सकता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा जो कि सबसे ब्लड ले सकता है। लेने बोल रहा है, देने नहीं बोल रहा है, क्या बोला, ले सकता है। तो बताइए, पहला है ए बी, दूसरा है ओ, और ये तीसरा है ए, और चौथा है बी आपका। तो ओ क्या है, ये सर्वदाता है। ठीक है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है। और ए भी जो है ये क्या है,
ये सर्वग्राही है, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, ये सबसे ले सकता है, ठीक है, सर्वग्राही। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल गया कि क्या है आपका, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है। ओके, किसे सबसे क्या करेगा, ब्लड ले सकता है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि ऋणात्मक 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट डिग्री में कितना होगा, फ़ारेनहाइट डिग्री में कितना होगा ऋणात्मक 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताएं यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको हम बताए हुए हैं फॉर्मूला कि F-32/9 = C/5, ठीक है, और ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो F-32/9 = में C कितना है, -40 डिग्री है, बाय में 5 है, इसको जब यहाँ से घटाएंगे 8 बार में तो -8 हो जाएगा। तो F-32, ठीक है, ये 32 है, 32 बराबर में 9 8 72 यानी कि -72 डिग्री। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा आपका, -72 डिग्री प्लस में 32 डिग्री, डेट मीन्स -40 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस पर भी ये क्या होगा, -40 डिग्री ही आपका आंसर होगा। ओके, हम अगर यहाँ से सिर्फ आपको बता के चले जाते कि ये -40 डिग्री, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब हम आपको निकाल कर बताएं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। ओके, ये तो आप बोलते भाई डिग्री सेल्सियस में भी 40 डिग्री है माइनस में, और फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री कैसे हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस को में बदलने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। आप बताइए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला आपका H2SO4 HSO3 HCl H2SO3। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो सबको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, ठीक है, और HSO4 किसको बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन सल्फेट को, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। HCl से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl। H2SO3 क्या हो जाएगा आपका, सल्फ्यूरस, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड आपका। ओके, सबको ध्यान में रखिएगा क्या होगा। अगला प्रश्न है आपका, आप मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ पाते हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर में जो है, आपको बताना है कि मानव शरीर में जो है वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, बताइए मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है, फटाफट से बताइए बच्चों। वेंट्रिकल पता ही होंगे, हृदय में, पता है, ये किडनी, ये फेफड़ा, ये मस्तिष्क, और हृदय ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का, 4 चैम्बर का। तो उसमें क्या होता है, 2 वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल, और 2 लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट एक मतलब कि आर्टिकल होता है और वेंट्रिकल होता है आपके हृदय में, ठीक है, दो, एक राइट आर्टिकल होगा, एक लेफ्ट आर्टिकल, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये आपके हृदय में होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, सामान्यतः डैश में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सामान्यतः क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, बताइए, ये तो सबको पता है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, हरी पत्ती में, पेड़ की छाल में, किडनी में, रक्त में। ये सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से पूछा गया है, इसलिए दिया जाए, नहीं तो आप कहेंगे भाई इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं और इजी पूछ लिया जाता है, तो सारे लेवल को लेकर चलना है। ठीक है, तो सामान्यतः क्लोरोफिल जो है वो किस में, हरी पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, हरी पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है आपका। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अधिकांशतः जीरोफाइट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तालाबों में, पर्वतों पर, मरुस्थल में या खारा पानी में। बताइए अधिकांशतः जो है जीरोफाइट कहाँ पाया जाता है, जीरोफाइट कहाँ पाया जाता है, बताएं जल्दी से। तो ये क्या होता है, जीरोफाइट जो वो मरुस्थलों में पाया जाता है। ठीक है,
ज़ीरोफाइट कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलों में पाया जाता है आपका। और आपके लिए मतलब कि होमवर्क है कि जो है हेलोफाइट पौधे जो है वो कहाँ उगते हैं, और फिर आपका लिथोफाइट पौधा जो है वो कहाँ उगता है, लिथोफाइट कहाँ उगता है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है आपका त्वरण की इकाई क्या है? आपको बताना है कि त्वरण की जो है SI मात्रक क्या होता है, वो बताइए आप फटाफट से। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड, और फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? D में है मीटर पर सेकेंड माइनस में, ठीक है, क्या मीटर पर सेकेंड जो वो माइनस में। तो बताइए त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी आपकी? त्वरण की इकाई क्या होती है? सबको पता है कि क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो ये त्वरण की इकाई होती है आपकी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति का विषयक नियम है। मतलब कौन सा नियम है? प्रत्येक क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये तो सबसे इजी मतलब कि न्यूटन का तीनों नियम का सबसे इजी नियम थर्ड नियम। ठीक है, गति का मतलब कि कौन सा नियम? तीसरा नियम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तृतीय नियम में क्या होता है? जितना फोर्स हम इधर से लगाते हैं जस्ट उसका अपोजिट फोर्स हमको उतना ही उधर से मिलता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है। बताइए कि स्फिग्नोमैनोमीटर क्या मापता है? उससे हम लोग क्या मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से? दूध का घनत्व, रक्तचाप, रक्त की RBC गणना, हृदय धड़कन। आप बताइए कि दूध का घनत्व किससे मापा जाता है और हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है? ये दोनों भी आपके लिए होमवर्क है। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है और हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है? हम तो आपको अभी भी बता सकते हैं, लेकिन हम आपको होमवर्क इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जो है उसको करें, आप में क्वेश्चन खोजने की क्यूरियोसिटी बढ़े। और हाँ, होमवर्क दिए हैं मतलब क्लास के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर क्या होगा, जो भी अभी 4 दिए। ओके, इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? रक्तचाप। ठीक है, क्या रक्तचाप जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग रक्तचाप मापते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बताइए कि किलोवाट घंटा जो है वो किसकी इकाई है? शक्ति की, ऊर्जा की, आवेग की, बल की? फटाफट से बताइए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बताइए फटाफट से, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बताइए फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा आपका। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, Fe का रासायनिक सूत्र मतलब प्रतीक जो है वो किसका है? Fe जो है रासायनिक प्रतीक है, किसका है? बताइए, टीन का है, लोहा का है, तांबे का है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए Fe जो है किसका रासायनिक सूत्र है? रासायनिक प्रतीक किसका है? तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी किए हैं वो बिल्कुल सही है। कृपया सब कोई आंसर करें, जो भी बच्चे हैं सभी आंसर करें। ठीक है, सब कोई आंसर कीजिए ताकि यहाँ पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं कितना नहीं। ओके, तो क्या हो जाएगा? Fe जो किसका रासायनिक सूत्र है? वो लोहा का रासायनिक सूत्र है आपका Fe। टीन का रासायनिक सूत्र और तांबा का रासायनिक सूत्र, तो टीन का क्या हो जाएगा? आपका Pb हो जाएगा। ठीक है, लेड। और फिर आप, ठीक है, और फिर तांबा किसका हो जाएगा? तांबा को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉपर, यानी कि Cu। ठीक है, क्या हो जाएगा? Cu। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 kg का जो व्यक्ति है वो खड़ा है। ठीक है, यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? बताइए, गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? फटाफट से बताइए। 80 kg, 80 इंटू 19.6 kgf, और फिर 0, या फिर 80 इंटू
90.8 kgf। तो आपको पता है कि ये लिफ्ट वाला नियम आपने पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति अगर मतलब ऊपर की ओर जाता है तो उसका जो भार वो बढ़ा हुआ प्रतीत, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें आपका हो जाएगा, लिफ्ट जब ऊपर जाते हैं तो भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और जब नीचे आते तो घटा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अगर लिफ्ट का तार टूट जा रहा अचानक से, मतलब कि जीरो ग्रेविटी पे अगर लिफ्ट नीचे आने लगे तो उसमें जो है वो व्यक्ति का जो बॉडी का भार होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति का जो भार होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको सबको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध है उसमें होगा, ठीक है। 18 कैरेट का सोना जो बाजार में उपलब्ध होता है उसमें क्या क्या होता है ये आपको बताना है। 82 भाग सोना, 18 भाग दूसरा धातु, 18 भाग सोना 6 भाग दूसरा धातु, 18 भाग सोना 82 भाग दूसरा धातु, या फिर 9 भाग सोना 16 भाग दूसरा धातु, ठीक है। 24 कैरेट का सोना होता है, सबको पता है, ठीक है। कितना? 24 कैरेट का सोना होता है। तो 18 कैरेट का सोना जो बाजार में उपलब्ध होता है उसमें 18 भाग क्या होता है? सोना होता है और 6 भाग जो है वो दूसरा धातु होता है आपका, ठीक है। 6 भाग जो है वो दूसरा धातु आपका होता है, ओके। चलिए तो आगे आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है बच्चों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे मतलब अंत तक वीडियो में बने रहे, ठीक है। इसी तरह बने रहिए और रोज़ अपने वीडियो को देखिए और फिर यहाँ से ज्ञान को प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप लोग बहुत ज़ोर शोर से मेहनत करेंगे तो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।